गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। प्रिंस एजू हब सीकर राजस्थान के इस भव्य प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सिमरन आज आपके समक्ष कार्यक्रम का संचालन करूंगी। आज हम जानेंगे कि नागरिक अनुशासन आखिर क्या है, उसके क्या उद्देश्य है, किस तरह नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और यह क्यों जरूरी है। मेरे पास बैठे मेरे साथी आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुशासन क्या है। अनुशासन शुद्धिकरण की वह अग्नि है जिससे योग्यता निपुणता बन जाती है। आई होप कि आज के इस कार्यक्रम का नागरिक अनुशासन के बारे में जानकर आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, जिसका हमारी लाइफ पर भी एक होलिस्टिक इम्पैक्ट रहेगा। चलिए अब हम हमारी ड्यूटीज की बात करें तो शासन का काम है हमें 24 घंटे बिजली पहुंचाना, पर नागरिक का भी तो कर्तव्य है ना कि उस बिजली को बचाए रखना। शासन का काम है हमें स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारा भी तो यह कर्तव्य है कि उस पानी की हर एक बूंद को बचाना। लोग सड़कों पर गंदगी, केले के छिलके क्यों फेंक देते हैं? क्यों वह उस देश को साफ नहीं रखते जिस धरती पर उसने जन्म लिया है? अगर एक नागरिक अनुशासित है तो वह स्वस्थ रहेगा, और अगर नागरिक स्वस्थ रहेगा तो उसका समाज स्वस्थ रहेगा, और अगर समाज स्वस्थ रहेगा तो उसका देश स्वस्थ रहेगा, और अगर देश स्वस्थ रहेगा तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं हमारे साथियों के साथ। साथ बैठे हैं कीर्ति, अक्षिता, दिव्या, पूजा, मानसी, सौम्या, सूर्या और हरदास। तो चलिए प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न पूजा जी आपसे है। पूजा जी, आप मुझे यह बताइए कि नागरिक अनुशासन आखिर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल डिसिप्लिन? जी, जब हम नागरिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तो मैं नागरिक के कर्तव्य को भारत की प्राण शक्ति के रूप में देखती हूँ। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, या व्यक्तिगत जीवन में भी किसी ने कुछ अचीव किया है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला अनुशासित जीवन, दूसरा है कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति के जीवन की सफलता हो, समाज की हो या परिवार की हो या फिर राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है। इसलिए हमें कर्तव्य की शक्ति पर तो बल देना ही होगा। ये शासन का काम है कि 24 घंटे बिजली प्रदान करने का प्रयास करे, लेकिन ये भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वो जितनी यूनिट बिजली बचा सके उतनी बचाए। ये शासन का काम है, ये सरकार का दायित्व है कि वो देश के हर एक खेत तक पानी पहुंचाए, परंतु हर ड्रॉप मोर क्रॉप पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे देश के हर एक खेत से ये आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सभी हमारा कर्तव्य है। इसलिए साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल हो, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, ये नागरिक के कर्तव्य से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। इसलिए अगर हर कोई नागरिक के कर्तव्य को सच्ची निष्ठा के साथ निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। जिस तरह आपने नागरिक के कर्तव्यों के बारे में बताया, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को नागरिक के कर्तव्यों के बारे में जरूर पता लगा होगा। देश तरक्की ना करे चाहे कोई करे शासन, जब तक उसमें न रहे स्वयं में अनुशासन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा सौम्या जी से है। सौम्या जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में अनुशासन कई विभिन्न जगहों पर काम आता है। इसमें से एक जगह है राजनीति। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजनीतिक अनुशासन आखिर क्या है? देखिए, राजनीति हमारे देश में बहुत जरूरी है। किसी भी देश में अगर राजनीति नेशनल इंटरेस्ट पर हो रही है, ना कि किसी के पर्सनल इंटरेस्ट पे, तो यह पॉलिटिकल डिसिप्लिन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हु इज पॉलिटिकली डिसिप्लिन्ड? अ पर्सन who is politically disciplined must be aware of the citizens' rights and duties. A person who is politically disciplined can tolerate the differences in religion, opinion, mindset, etc. A person who supports the collective growth of the society and fight against the social evils of the society is politically disciplined. A person
who knows the value of his vote is politically disciplined. मेरे अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकली डिसिप्लिन सिटीजन ही एक आइडियल सिटीजन है और हमारे देश को हमेशा से एक आइडियल सिटीजन की चाह रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या जी। जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिकल डिसिप्लिन एक आइडियल डिसिप्लिन है, नेता की नीति ही समाज की स्थिति सुनिश्चित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न दिव्या जी आपसे है। दिव्या जी, भारत में लोग नागरिक अनुशासन को क्यों नहीं मानते और किन तरीकों से नागरिक अनुशासन को बनाए रखा जा सकता है? देखिए सिमरन, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि भारत में लोग रूल्स को क्यों नहीं मानते हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। They believe that breaking one rule will not cost them anything. But we should remember that lakhs of people die on Indian roads every year. This is the cost we are bearing, and this is the cost our country is bearing too. The second reason is that we are not concerned about our country. We are not concerned about our people. We are working on the principle of सब चलता है, लेकिन आज जान लीजिए कि सब नहीं चलता है। आपने ये कई बार कहा भी होगा और सुना भी होगा कि क्या हो जाएगा तेरे प्लास्टिक बाहर फेंकने से, और तू अकेला नहीं फेंकेगा तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन आज जानिए कि आपके अकेले प्लास्टिक बाहर ना फेंकने से क्या हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, वी कैन सेव आवर प्लैनेट अर्थ। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ मास एक्सटिंक्शन। एंटायर इकोसिस्टम्स आर कोलैप्सिंग। वी नीड टू सेव आवर प्लैनेट अर्थ, सो प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, बी डिसिप्लिन्ड। The third reason is that there are no stringent provisions, means no strict action is taken after breaching of a particular rule. कोई भी strict action नहीं लिया जाता। हम में से कितनों ने अगर कोई रूल्स तोड़ा है तो उसके बाद में कोई अच्छा एक्शन लिया जा रहा है? नहीं लिया जाता। तो हमें एक अच्छे एक्शन की जरूरत है। अब मैं एक दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या ऐसी स्टेप्स ली जा सकती हैं जिससे कि सिविल डिसिप्लिन को इंश्योर किया जा सके। देखिए, पहली स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सेंसर्स का और सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन लार्ज स्केल पे करवा दिया जाए जो कि ओवर स्पीड को डिटेक्ट कर सके। दूसरी स्टेप है गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को रूल्स को स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी कांट लीव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड डंप आवर हेड्स इन द सैंड लाइक ऑस्ट्रिच। वी नीड टू डू समथिंग। मैं आपसे क्या मांग रही हूँ कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। सबसे पहले प्लास्टिक डस्टबिन में फेंकिए। दूसरी, हेलमेट पहनिए ड्राइव करते वक्त। तीसरी, ओवर स्पीडिंग ऑफ कार को अवॉइड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दिव्या। जैसा कि आपने बताया कि लोग सड़कों पर चलते हैं तो ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखते, लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते और लोगों की ये आइडियोलॉजी बन गई है कि सब चलता है, इसलिए वह गंदगी फैलाते रहते हैं। अगर हम ये आइडियोलॉजी ही बदल लें कि सब चलता है, अगर हम इसे बदल लेंगे तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा, और अगर देश आगे बढ़ेगा तो एक दिन यह देश विश्व गुरु जरूर बनेगा। A developed country is one that allow its citizen to enjoy a free and a healthy life and a good environment. अगला प्रश्न मानसी जी मेरा आपसे है। नागरिक प्रशासनिक मामलों में सहयोग नहीं करता है, इस पर आपके क्या विचार हैं? जी सिमरन, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक होता है प्रशासन, जिसका मतलब होता है रूल विद द पब्लिक, रूल फॉर द पब्लिक, और एक होता है शासन जिसका मतलब होता है ऑन द पब्लिक। एक सिटीजन तभी गवर्नेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब उसको ये पता रहेगा कि मेरे ऊपर शासन नहीं बल्कि मेरे लिए शासन हो रहा है। आप आमतौर पर देखते होंगे जब हम कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमें बार बार जाना पड़ता है। तो क्या हमें ये लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही अकाउंटेबल नहीं है? द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम सिटीजन्स ने ही हमारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, उनको चुना है, तो क्या हम उनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एक्ट है, तो उसके अंदर सिटीजन्स यही तो इंश्योर कर रहे हैं कि आखिर जो टैक्स हम पे करते हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। एक देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर वो सच में इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये एक सिटीजन ही इंश्योर कर सकता है। इसके अलावा बाय पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन,
जो सबसे बड़ा राइट सिटीजन के पास में है वो है वोट देने का या चुनाव में खड़े होने का। तो एक एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू वोट, तो उसके द्वारा वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को चूज कर सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आए और अपना योगदान दे। प्लस एक क्लाइंट के रूप में भी हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो ऑफिसर्स हैं उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं। हम कभी भी पब्लिक सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे लिए होनी चाहिए। इसी के साथ जैसे कि हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, स्कीम्स लाई जाती हैं, तो वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, बट प्रोटेस्ट शुड बी इन द पीसफुल मैनर। आई पर्सनली बिलीव अ गुड सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन लीड्स टू अ बैलेंस ऑफ पावर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा शासन, हमारा प्रशासन एक इफेक्टिवली और स्मूथ वे में काम करे, तो हर एक सिटीजन को उसके लिए अपना काम करना होगा। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि हम अगर देश के नागरिक हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करके ही हम अपने आप को अनुशासित रख सकते हैं। अनुशासन का पालन करना सदैव कड़वा होता है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला फल सदैव मीठा होता है। सूर्य जी, मेरा आपसे यह प्रश्न रहेगा कि नागरिक अनुशासन का मानव जीवन व देश के विकास में क्या योगदान हो सकता है? जैसा कि आपने अभी पूछा कि नागरिक अनुशासन का मानव जीवन और देश के विकास में क्या योगदान रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि देश का विकास तभी संभव है जब नागरिक स्वतः अनुशासन रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, वी शुड वन एग्जाम्पल लर्न फ्रॉम द जापान, क्योंकि वहाँ पे अगर आंदोलन भी होता तो वो भी एक अनुशासन के साथ होता है। एक व्यक्ति थे MD मियो, जिन्होंने मतलब ये मुहिम चलाई थी कि आंदोलन करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में करना है, और वो आंदोलन इस तरीके से करा कि वो चाहते तो अलग रूप में भी उस आंदोलन को एक मोड़ दे सकते थे, जिससे कई करोड़ों रुपए की संपत्ति जापान में नष्ट हो सकती थी, लेकिन उन्हें शांति तरीके से इस मुहिम को चलाई और आंदोलन को भी इस रूप में समझा कि हमें अनुशासन के रूप में एक आंदोलन को करना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे मेघालय के DGP SK सेल्वामणि, जिन्होंने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मेघालय के, उन्होंने प्रत्येक कांस्टेबल को यहाँ तक कि निचले जमीन स्तर तक बता दिया कि मतलब प्रतिदिन 2 घंटे व्यायाम करना जरूरी है हर कांस्टेबल के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो मुहिम चलाई है वो सही है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो माफियाज, जो गैंगस्टर होते हैं, वो पुलिस से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं। तो जहाँ तक उन्होंने DGP ने ये जो रूल अपनाया है, मुझे लगता है ये जहाँ तक सही है। और मुझे लगता है कि आदमी जब खुद स्वतः अनुशासन होता है और अनुशासन को दूसरे पे इम्प्लीमेंट करता है, तो वो एक देश, एक समाज और पूरे समाज के लोगों को एक नया रूप देने का सामर्थ्य रखता है। और रही तीसरी बात कि नागरिक अनुशासन एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत हम लोहे से सोने में जाने का सामर्थ्य रखते हैं, और ये पूरी जितनी प्रक्रिया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या फिर शिक्षा क्षेत्र हो, एक व्यक्ति उसके निर्णय के आधार पर पूरे सिस्टम को बदल सकता है अगर वो स्वतः अनुशासित हो तो, और अनुशासित नहीं हो तो किसी और रूप में भी उसको भेजा जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्या जी। जैसा कि आपने जापान का उदाहरण देकर बताया कि जापान में प्रोटेस्ट होते हैं तो भी अनुशासन में ही होते हैं, लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, लोग पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, पुलिस को ही मारने उतर जाते हैं। तो यह एक गलत है। अगर हम एक अनुशासित नागरिक हैं तो हमारे भी कर्तव्य है कि हम उस पुलिस मैनेजमेंट के साथ, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर चलें। कितने ही आए गए धरती पर इंसान, अनुशासन में जो रहे बनते वही महान। तो अगला प्रश्न मेरा कीर्ति जी से है। कीर्ति जी, किस प्रकार साहित्यिक स्रोतों से मिले नैतिक मूल्य सिविल सर्वेंट के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? हाँ, जैसा कि हमें विदित है कि साहित्यिक स्रोतों के अंदर देशी साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध और जैन ग्रंथ, इसी के साथ में विदेशी साहित्यों के विवरण भी शामिल होते हैं। जो सिविल सेवक की तैयारी करता अभ्यर्थी है और जो सिविल सेवक के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह इन साहित्यिक स्रोतों से कई तथ्यों को ग्रहण कर सकता है। उदाहरण के तौर पर रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसे एक पंक्ति के द्वारा बताया गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम भाई। इसी के साथ में ही महाभारत के गीता के अंदर बताया गया है कि
जो व्यक्ति कर्म करता है उसे परिणाम की प्राप्ति का लोभ नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम परिणाम के बारे में सोचें ना, लेकिन इसका ये मतलब है कि हम कर्म करते वक्त कर्म का आनंद लें, उसे अच्छे से करें, ना कि ये सोचें कि हमारी इसमें जीत होगी या हार होगी। इसी के साथ में ही श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 33 में बताया गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा काम क्षत्रिय है, तुम्हें क्षत्रिय होकर युद्ध करना चाहिए। उसी प्रकार हम अभ्यर्थी, हमारा काम पढ़ाई करना है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका काम है कि वो अच्छे से चुनौतियों का सामना करे, किसी के दबाव के बिना अपना कार्य निष्पक्षता से करे। हमें यह पता है कि महाभारत के अंदर अभिमन्यु एक महान योद्धा थे। उन्हें ये ज्ञान था कि युद्ध के अंदर कैसे जाएं, चक्रव्यूह में कैसे जाएं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो वापस कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने ज्ञान को अपडेट नहीं किया, और हम अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, हमें अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो टीचर्स कहते हैं कि हमें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए और अपने आप को सिविल सेवक के पद पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद कीर्ति जी। जैसा कि आपने बताया कि रामायण में लिखा हुआ है, मेहनत जो करता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, और हम तो ठहरे सिविल सर्वेंट्स, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, तो हमारा काम भी है कि अनुशासन में रहकर अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना। अनुशासन की सराहना करना एक आम बात है, लेकिन अनुशासन के लिए समर्पित होना एक महान बात है। हरदास जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नागरिक अनुशासन का एक नागरिक के जीवन में क्या महत्व होता है। नागरिक अनुशासन एक नागरिक को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब एक नागरिक अनुशासित होता है तो वो पूरे समाज को अनुशासित करता है, और एक अनुशासित समाज पूरे राज्य को एक अनुशासन की डोर में बांध देता है। नागरिक का अनुशासन अगर नहीं है तो उसके व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसका उदाहरण अपन वायु से समझ सकते हैं। वायु अनुशासन में रहकर फूलों की सुगंध को अपनी खुशबू में समेटकर चारों ओर जिस प्रकार खुशबू का माहौल बना देती है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में अपने अनुशासन के मध्य सामंजस्य बिठाते हुए खुद के साथ साथ औरों को भी भविष्य की राह तय करता है, औरों के जीवन को उज्जवल भविष्य बनाने की राह तय करता है। किम रॉन्ग ने अनुशासन के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज between accomplishment and goals. Thank you. थैंक यू हरदास जी। जैसा कि आपने वायु अनुशासन के बारे में बताया, आज हम वायु को किस प्रकार दूषित कर रहे हैं यह तो हम जानते ही हैं, और इसका आने वाले जीवन पर भी बहुत गहरा असर होगा। इसलिए हमें वायु को प्रदूषित होने से बचाना होगा अगर हमें आने वाली जिंदगी में जीना है। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। इसी के साथ अक्षिता जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है, स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है, इसका नागरिक अनुशासन पर क्या संबंध है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक विवेकानंद जी की कहानी के माध्यम से देना चाहूँगी। विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप फुटबॉल खेलना चाहेंगे या गीता पढ़नी चाहेंगे, तो उन्होंने अपना उत्तर देते हुए कहा कि मैं फुटबॉल खेलना चाहूँगा। और इसके पीछे उन्होंने अपना यह तर्क दिया कि यदि मैं गीता पढ़ता हूँ तो वह संस्कृत में लिखी होगी जो मुझे आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन यदि मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो भले ही मुझसे गोल ना हो, लेकिन मैं उसके लिए दौड़ूंगा, और अगर दौड़ूंगा तो मेरे शरीर की कसरत होगी, मैं स्वस्थ रहूंगा। और वास्तव में यह बात सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हम इसे हमारे जीवन से जोड़कर देखें तो वास्तव में यह सत्य है कि पहला सुख निरोगी काया है। एक स्वच्छ मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं, यह अच्छे विचार ही हमें हमारे हितों के लिए सजग करते हैं, और हम कुछ ऐसे नियम बनाते हैं जो कि हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर उन्हीं नियमों का
नियमित रूप से पालन किया जाए, यही तो अनुशासन है। अनुशासन एक व्यवहार है जो हमें सद्गुण सिखाता है। एक स्वच्छ मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं और अनुशासित रहने वाला व्यक्ति अपने लिए तो लाभदायी होता ही है, साथ ही वह दूसरों के लिए हितकारी भी होता है। अतः एक स्वच्छ मस्तिष्क से एक स्वच्छ परिवार का निर्माण होगा और आगे से आगे कड़ी जुड़ती जाएगी और एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद। थैंक्स अक्षिता। जैसा कि आपने स्वामी विवेकानंद जी के एग्जाम्पल लेकर बताया है कि किस प्रकार वह भी अपने जीवन में अनुशासित रहते थे, और आपने बताया कि पहला सुख ही निरोगी काया है। इसलिए हम अपने आप को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें एक अनुशासन जीवन का पालन करना होगा। द की टू अ हेल्दी लाइफ इज हैविंग ए गुड हेल्थ माइंड विद गुड डिसिप्लिन। अगला सवाल मेरा दिव्या जी से है। दिव्या जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नागरिक पंक्ति में क्यों नहीं खड़ा होना चाहता, क्यों वह आगे भागने की होड़ में रहता है? देखिए सिमरन, इसका सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन टेंडेंसी, जो काम कम करना चाहती है लेकिन उसे रिजल्ट पूरा चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप अपने अंदर देख सकते हैं। हम सुबह अगर बस 7:30 बजे आएगी तो उसके लिए हम उठेंगे 7 बजे, लेकिन हमें बस चाहिए। तो ये हो गया ह्यूमन टेंडेंसी से आप अपने अंदर देख सकते हैं। अब इस बात को कनेक्ट आप उन बैंक की लाइनों से कर लीजिए। हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। पेशेंस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन, और योर डिसिप्लिन विल लीड यू टू सक्सेस। आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा। जब उन्होंने पहली बार उस पहाड़ को काटने का प्रयास किया तो लोग उन पर हंसे, लेकिन 20 साल जब उन्होंने लगातार निरंतर प्रयास किया तो उस पहाड़ को भी उनके सामने से हटना पड़ा, अपना मस्तक झुकाना पड़ा। इसी प्रकार अगर आप पेशेंट हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो सक्सेस आपकी कदमों में है। सो योर पर्सनल डिसिप्लिन विल लीड यू टू सक्सेस एंड योर सोशल डिसिप्लिन विल लीड यू टू पॉपुलैरिटी। योर सक्सेस एंड योर पॉपुलैरिटी आर योर लाइफ। So be patient, be disciplined and be successful. Thank you. धन्यवाद दिव्या जी। जैसा कि आपने हमें पेशेंस के बारे में बताया कि पेशेंस इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। सो अगर हम पेशेंस रहेंगे तभी हम एक यूपीएससी को भी क्रैक कर सकते हैं। अनुशासन में जो रहे आगे बढ़ता जाए, समय कदर उसकी करे, सब कुछ ले वो पाए। So one day a kid asked his father that, "Dad, why do we stand for national anthem?" Then his dad said, "Because many never stood again for us to stand." सौम्या जी, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नागरिक राष्ट्रगान के दौरान क्यों नहीं खड़ा होना चाहते, क्यों वह इसे एक बोझ समझते हैं? देखिए, यह एक विडंबना का विषय है, क्योंकि हमें इस देश में आजाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी भी एक आम नागरिक राष्ट्र शब्द का अर्थ नहीं समझता है। राष्ट्र शब्द सामूहिक भावना और एकता को दर्शाता है। जिस दिन हमारा एक आम नागरिक राष्ट्र शब्द का अर्थ समझ जाएगा, वह न केवल राष्ट्रगान के समय खड़ा होगा बल्कि उसके सम्मान के लिए लड़ेगा भी, और उस दिन राष्ट्रगान का सम्मान उस व्यक्ति के लिए अपना सम्मान बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या जी। जैसा कि आपने बताया कि जिस दिन राष्ट्रीय शब्द का अर्थ समझ जाएगा, उसी दिन वह राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा। अब मेरा सवाल पूजा जी से है। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नागरिक बिना हेलमेट के क्यों चलना चाहता है? जी, जो लोग अक्सर हेलमेट नहीं लगाते हैं उनके अपने अपने कुछ कारण होते हैं। वो लोग हेलमेट की असली कीमत को जानते नहीं है, बिकॉज ना तो उन्होंने कभी किसी को सड़क दुर्घटना में मरते हुए देखा है, ना ही उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटी हुई होती है। बट जिस किसी ने भी अपने साथ या किसी और के साथ ऐसी दर्दनाक घटना होते हुए देखा है, उसे हेलमेट की कीमत का बखूबी पता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 422 लोग हर रोज सड़क हादसों में मौत का शिकार हो जाते हैं। है ना अफसोस की बात? इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये लोग जिन सड़क हादसों के शिकार होते हैं, उन्हें हम सब आसानी से रोक सकते थे, जिनकी वजह से लोग हेलमेट पहनने से कतराते हैं। पहला है द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड द रोड सेफ्टी मेजरमेंट्स। सेकेंड रीजन है लीगल इन्फोर्समेंट। भारत में लगभग 90% लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना किसी प्रॉपर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं। कितनी कालाबाजारी है सिस्टम के अंदर, ये कालाबाजारी जड़ों तक फैल चुकी है। थर्ड रीजन है
जिसे आप हम सब कनेक्ट कर पाएंगे वो है पीयर प्रेशर। आज का यूथ शो ऑफ बाजी के चक्कर में इतना ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो चुका है कि उसे न तो खुद की जान की परवाह है, ना ही सामने वाले की जान की परवाह है। नेक्स्ट रीजन इज शॉर्ट ट्रिप्स। पीपल विल बी लाइक, अरे यार यहाँ से वहीं तक तो जाना है, थोड़ी सी तो दूर है, बट दे डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। ड्राइविंग टू व्हीलर्स विदाउट हेलमेट इज लाइक यू आर इनवाइटिंग डायरेक्टली यमराज टू योरसेल्फ। एक और रीजन, लोगों को हेलमेट पहनना अनकंफर्टेबल लगता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन इज दैट people are preferring their hairstyle over the helmet. Don't know that a good hairstyle is nothing without a head. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया पूजा जी। जैसा कि आपने बताया कि हर रोज 422 लोग बिना हेलमेट के मर जाते हैं, यानी कि सड़क हादसों में उनकी मौत हो जाती है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग इतनी लापरवाही बरतते हैं। हेलमेट जीवन में दुर्घटना से बचाता है, फिर भी इंसान इसे पहनने में क्यों नखरे दिखाता है। इसी के साथ मैं अपना अगला प्रश्न सूर्या जी से पूछना चाहूंगी। सूर्या जी, आप हमें बताइए कि नागरिक मतदान करने से क्यों बचता है। नागरिक मतदान करने से क्यों बचता है, जैसा आपने मुझसे पूछा कि वो जब भी वोट देता है पिछली बार की, वो सोचता है कि एक अच्छी सरकार उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए एक अच्छा कार्य करेगी, उसे पारदर्शिता दिखेगी। लेकिन हम जैसे ही हमारे राज्य में बात करें तो हमें पता है कि पिछले साल कितने पेपर लीक हुए हैं, कि ये इस गवर्नमेंट जॉब का पेपर लीक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर वैकेंसी का पेपर लीक हुआ। तो उसका मन, उसका दिल डेमोक्रेसी से पूरा उठ जाता है और वो चाहता है कि ये सिस्टम पूरा बदलना चाहिए। और जब भी जनप्रतिनिधि उसके सामने आए वोट मांगने, तो उनसे पूछा कि वो वोट उन्हें क्यों दे, ऐसा क्या है उनमें कि वो उनके सामने उनको वोट दे, उनकी पार्टी को सपोर्ट करे। वो उसके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं और उसके समाज के विकास के लिए क्या कर सकते हैं और उसके देश के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है और इन कई कारणों की वजह से नागरिक मतदान देने से बचता है। एंड हालांकि मैं बता दूं कि राइट टू वोट इट इज़ ए लीगल राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट एंड नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। और ये इसको अगर राज्य फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अमेंडमेंट करके प्रोविज़न करता है और ये कहता है कि कोई भी नागरिक अगर मतदान नहीं देता है और तो उसे राशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो तभी होगा जब उसे सिस्टम में पारदर्शिता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्या जी। जैसा कि आपने बताया कि राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारी यह ड्यूटी भी है कि उस राइट टू वोट को फुलफिल करना। हमारी यह ड्यूटी है कि जब भी इलेक्शन हो हमें वोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, ताकि वो हमारा और देश का विकास कर सके। जन जन को शिक्षित और जागरूक बनाना है, सही नेता चुनने के लिए मतदाता को जगाना है। इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न मानसी जी से है। मानसी जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक क्यों नहीं होता है। जी, first of all, I would like to request all of you that civil discipline should not be considered as a burden, but it should be considered as a duty as well as the responsibility of every citizen. देखिए, हम अपने देश की सेवा सभी लोग करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सब लोग आर्मी में भर्ती हो जाएं या बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करें। बट इंस्टेड ऑफ दैट जो हम कर सकते हैं वो है सिविल डिसिप्लिन को फॉलो करना। जैसा कि मेरा प्रश्न है कि अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करता है, क्योंकि नागरिक ये सोचता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कर्तव्य को इंश्योर करें, ना कि हमारी। बट मेरा ये मानना है कि हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटीज को समझे। इन द ईयर्स बैक इन 1976 स्वर्ण सिन्हा कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को ग्रांट की गई हैं जो उनको फॉलो भी करनी होती हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम 11 फंडामेंटल ड्यूटी भी 2002 के अंदर ऐड कर दी गई। सो दे आर नॉट लाइक जस्ट रिटन इन अ पेपर, हर एक इंसान को उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बड़ी बात है तो हम जनरल टर्म्स की बात कर लेते हैं कि सिविल डिसिप्लिन है कि सबको हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहनना है। तो इसे आप लोग सोचिए, किसी और को बेनिफिट हो या ना हो, बट जो लोग सीट बेल्ट पहनते हैं या हेलमेट पहनते हैं, एटलीस्ट उनके पास तो सेफ्टी नेट है कि इन द केस ऑफ एक्सीडेंट उनकी लाइफ का लॉस नहीं होगा।
तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग ये मानते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, नो डाउट बनेगा, बट ऐसा नहीं है कि भारत विश्वगुरु सडनली बन जाएगा। इट विल स्टेप बाय स्टेप, और उन्हीं स्टेप्स के अंदर एज ए एक्टिव सिटीजन हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सिविल डिसिप्लिन। थैंक यू। थैंक यू मानसी। मुकद्दर है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि अधिकारों की खबर तो सभी को है, पर कर्तव्य के लिए सब बेखबर हैं। अब मैं चाहूंगी कि अगर आप सभी के मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न मेरे साथियों से पूछ सकते हैं। प्रियांशी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप नागरिक अनुशासन के लिए मेरे साथियों से प्रश्न पूछें। सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार मेरी ओर से, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने नागरिक अनुशासन की एक परिचर्चा हमारे सामने व्यक्त की, जिससे हमें काफ़ी सूचनाएं मिली और अवश्य हम इन सभी का पालन करेंगे। तो मेरा आप सभी से यही कॉमन क्वेश्चन है, जैसे पूजा जी आपने बताया कि लोग शो ऑफ के टेंट के कारण नागरिक अनुशासन फॉलो नहीं करते। आजकल हम हमारी सोसाइटी में, सोशल मीडिया में, सिनेमा में यही एक्चुअली देखते हैं कि जो अनुशासन पालन करता है वो एज ए विलन ट्रीट किया जाता है, और जो अनुशासन पालन नहीं करता है वो हीरो ट्रीट किया जाता है। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो टेंट बना है हमारी मेंटिलिटी में कि जो फॉलो, मतलब ये कैसे बदला जाए, और ये कब से शुरू हुआ था? क्योंकि देखा जाए हमारे दादाजी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर अभी देखा जाए जेल पर जाते ही, मतलब कोई जेल पर जाके आए प्राउड से कहेगा, स्टेटस लगाएगा कि मैं जेल पर जाकर आया हूँ। हमारे दादाजी के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये कब से शुरू हुआ और इसको कैसे बदल सकते हैं, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। धन्यवाद। कि जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो डिसिप्लिन फॉलो करता है उसे एज कंसिडर किया जाता है, और जो हीरोगिरी दिखाता है उसे हीरो मान लिया जाता है। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आजकल का यूथ है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो हमारा सोशल मीडिया है या जो और अदर सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारा यूथ है वो नेगेटिव दिशा की ओर जा रहा है। इस कारण जो लोग डिसिप्लिन में चलते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो उन्हें बोरिंग माना जाएगा, बट आप अगर लॉन्ग टर्म पे देखें ना, दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने कुछ हासिल किया है ना, उनकी एक ही कारण था, वो था अनुशासन। तो जो अनुशासन को फॉलो करेगा ना वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्रियांशी आपका, और पूजा जी आपने भी बड़े इत्मीनान से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के सिलसिले की ओर। मेरा अगला प्रश्न हरदास जी आपसे है। हरदास, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नागरिक राष्ट्रीय पर्वों पर तो राष्ट्रीय ध्वज को दिल से लगाए रखता है, पर अगले ही क्षण वह उसे क्यों सड़कों पर फेंक देता है? आजकल ये मुद्दा सामने आ रहा है कि लोग कुछ सीमित पर्वों तक, सीमित दिनों तक ही राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। वो पर्व गुजर जाने के बाद उनकी कोई कदर नहीं रहती। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि मीडिया के युग के दौरान लोगों में दिखावटी की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लोग कैमरे के सामने आकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। कैमरे के पीछे उनको न तो वो दिल से सम्मान करते हैं, न उनको कोई ध्वज से मतलब रहता। दूसरा कारण यह है कि आज के लोगों में राष्ट्रीय भावना का वो उभार नहीं है जो मेवाड़ के लोगों में, मेवाड़ की धरा के प्रति था। जब तक इस प्रकार की राष्ट्रीय की भावना उत्पन्न नहीं होगी, लोगों का ध्वज से दिल का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक ये सम्मान मुश्किल है। और मेरा मानना है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के पीछे के इतिहास के बारे में जानना अब तक बहुत कुछ बाकी है। तो मैं चाहूँगा कि भारत के शिक्षा नीति में ये सिलेबस में ये लिखा जाए, सिलेबस में राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के इतिहास को डाला जाए ताकि लोग इनको समझे और इनका सम्मान करें। धन्यवाद हरदास जी। राष्ट्रीय ध्वज कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एकता, आजादी और बलिदान का प्रतीक है। इसके रंग हमने खून से सजोए हैं। अगला प्रश्न मेरा कीर्ति जी से है। कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नागरिक राष्ट्रीय स्मारकों पर गंदगी क्यों फैलाता है, क्यों वह उन्हें अपना नहीं मानता? हाँ, जैसा कि हमें पता है कि नागरिक राष्ट्रीय स्मारकों पर गंदगी फैलाता रहता है, और ये भी पता है कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा के विषय में बात कही गई है। लेकिन लोग मौलिक कर्तव्यों को मानना आवश्यक नहीं समझते हैं, ना ही वो राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति, अपना दायित्व नहीं समझते। वो उसे सार्वजनिक उपभोग की वस्तु समझकर वहां पर गंदगी फैलाते रहते हैं। और इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो कर रहा है तो मेरे करने में क्या प्रॉब्लम है। आर्थिक विकास के लिए, देश के
आगे की बातों के लिए सजग नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि ये राष्ट्रीय स्मारक हमारे देश के लिए कितना पर्यटन उपलब्ध करवाती है। पर्यटन का मतलब कि लोग बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं और हमारे राष्ट्रीय स्मारकों के अंदर भ्रमण करते हैं, जिससे हमारी जीडीपी को भी कई फायदे होते हैं। जीडीपी के अंदर पर्यटन का विकास और पर्यटन का योगदान 6.23% के लगभग है और ये हमारे देश के व्यक्तियों को 8.68% का योगदान और रोजगार देता है। लोग अगर इस बात की तरफ सजग हो जाएं कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारा देश का विकास किस दिशा में जाना चाहिए, तो वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम एक बात कहकर कहना चाहूंगी कि रामायण के 7 कांडों में से एक कांड सुंदर कांड के अंदर कहा गया है कि तृणधरी ओट कहती वेदेही, अर्थात ये बात तब की है जब रावण सीता माता से मिलने आता है और उनसे वार्ता करने आता है, तो सीता माता अपने एक तिनके के सहारे उनसे वार्ता करती है। तो एक छोटा सा तिनका भी माता के सम्मान की रक्षा कर सकता है। तो हम बुद्धिजीवी मनुष्य, जो हमारे देश का सम्मान है, जो हमारे देश का गर्व है, हमें भी इस राष्ट्र की और स्मारकों की रक्षा करने के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू कीर्ति, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह स्मारकों से टूरिज्म बढ़ता है और टूरिज्म किस तरह हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं स्नेहा जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी मेरे साथियों से एक प्रश्न पूछें। जैसा कि आप सभी हमें नागरिक अनुशासन के बारे में बता रहे हैं, इससे हम सभी की ज्ञान वृद्धि हो रही है, पर मेरा आप सभी से ये प्रश्न है कि जब हम नागरिक अनुशासन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नागरिक इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, पर देखिए नागरिक भी तो वही करता है जो वो देखता है और समझता है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में किस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, वो अपनी बात को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं फाइट पर उतर आते हैं। तो जब नागरिक ऐसी चीज़ें होते हुए देखता है तो वो कैसे बिलीव करेगा कि जो पर्सन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो खुद ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है तो वो खुद क्या करेगा। जी स्नेहा, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब इस रूप में देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर अनुशासनहीनता देखते हैं, तो नो डाउट वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी गलती है, बट उनको चूज किसने किया है? सिटीजन्स ने ही तो उनको चूज किया है। तो समहाउ एक जो बेस्ट टूल सिटीजन्स के पास में होता है वो होता है इलेक्शन। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जब कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उसको उस कैंडिडेट के प्रति जो उसके लक्षण है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको देखते हुए उसे वोट देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो इस पार्टी से बिलोंग करता है या उसकी छवि ऊपर ऊपर से अच्छी है। तो हमें ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना चाहिए जो ना केवल खुद बल्कि अपने देश को अनुशासन में रख सके। थैंक यू। थैंक यू स्नेहा, जो आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, और थैंक यू मानसी कि आपने इतने इत्मीनान से इस प्रश्न का उत्तर दिया। किस तरह आपने अनुशासन पार्लियामेंट के अंदर देखा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस चर्चा के आखिरी प्रश्न की ओर। आज की चर्चा का आखिरी प्रश्न मेरा अक्षिता जी आपसे है। आप बताइए कि नागरिक धर्म, जाति, स्थानों के नाम पर व्यक्तित्व फायदों के लिए वोट क्यों करता है? जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं गांधी जी के एक कथन के माध्यम से देना चाहूंगी। गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। इसमें राजनीति के धर्म से आशय नैतिकता से है, लेकिन वर्तमान में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लोगों को धर्म और जाति जैसे भावनात्मक मुद्दों से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विडंबना तो इस बात की है कि मतदाता भी धर्म और जाति के आधार पर अपना वोट देते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर सरपंच का चुनाव लड़ा जा रहा और उसके लिए जो भी व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, तो वो जिस जाति से है उस जाति के लोग उसी को ही वोट करते हैं। और यहाँ पर वोट देने वालों के भी कुछ अपने व्यक्तिगत फायदे होते हैं, जैसे उनकी सोच होती है अगर हमारी जाति इस क्षेत्र की राजनीति में आ जाएगी तो हम इस क्षेत्र में मुख्य धारा में आ जाएंगे। गांव में अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो हमारी राय से लिया जाएगा। हम हमारे कोई भी कार्य सरपंच का नाम लेकर आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्वानुशासन का परिचय देते हुए और सब ऐसे व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए जो उसके लिए योग्य है। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षिता कि आपने हमें नागरिक के अनुशासन के बारे में जो बताया। ऑल सक्सेस बिगिन विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड इट स्टार्ट्स विद यू।
अब मैं कविता जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके मन में जो प्रश्न है वो मेरे साथियों से पूछें। नमस्कार ऑल ऑफ यू, थैंक यू आपने मुझे मौका दिया ये प्रश्न पूछने का। तो मेरा सवाल मानसी जी से है कि मुझे बताएं कि ऐसे कौन कौन से नागरिक अनुशासन के प्रकार होते हैं और ऐसे कौन कौन से जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। देखिए, एक तो नागरिक के रूप में ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट ही योगदान दें, बट आपने पर्टिकुलर स्टूडेंट पे पूछा है तो मैं बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। भले ही हम अपने घर पे हों, विद्यालयों में हो या कहीं पे हो, तो हमें हमेशा पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो आज का यूथ है वो नेगेटिव थॉट्स की ओर इंक्लाइन होता जा रहा है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव थॉट्स हमें ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए जो ना केवल यूथ के अंदर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करे बल्कि नेशन के डेवलपमेंट के अंदर भी अपना योगदान करे। थैंक यू कविता एंड थैंक यू मानसी। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इत्मीनान से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आज यूपीएससी के छात्र छात्राओं को मेरा बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें इतने इत्मीनान से सुना।